तो जूठन का हम लोगों ने सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया है और आज आपको ऑब्जेक्टिव दे देता हूँ। पूरा चैप्टर निचोड़ है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हिंदी में टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव केवल कर लो, आप आराम से मेरे भाई सारे मार दोगे। और व्याकरण के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लो, आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, चलो पहला सवाल है तुम्हारा जूठन है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। बहुत आराम से कराऊंगा, वीडियो को पूरा देख लेना। बहुत आराम तरीके से करेंगे हम लोग, हर चीज़ को समझ के करेंगे। एक फील आना चाहिए मेरे भाई कि आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप जब ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अगला सवाल है तुम्हारा कि हेडमास्टर जी का क्या नाम था। हेडमास्टर जी का नाम कालीराम था। वो जो हेडमास्टर था ना, जो प्रताड़ित करता था बच्चे से, झाड़ू लगवाता था स्कूल में, बरामदे में, पढ़ने नहीं देता था, तो एक कालीराम बहुत धूर्त इंसान था जो कि स्कूल का हेडमास्टर था। ठीक है, तो याद रहेगा मेरे भाई कि क्या था? कालीराम हेडमास्टर था स्कूल का। ठीक है, और अगला सवाल है कि तेरा तो यह खानदानी काम है, यह बात किसने कही थी। तेरा तो यह खानदानी काम है, यह बात हेडमास्टर ने ही कही थी। जो हेडमास्टर कालीराम था ये बहुत धजिया किस्म का इंसान था। वो धजिया से समझ जाओ, मैं वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक टीचर हूँ तो मतलब भैया हूँ आप लोगों के, बट एक टीचर की तरह ही हूँ यार। ठीक है, चलो अगला सवाल है हेडमास्टर ने किसकी गर्दन दबोच ली थी। तो लेखक की, क्योंकि ये लेखक ही तो स्कूल जाते थे, जो कि एक बच्चे थे जो पढ़ने जाते थे। चलो, तो लेखक की गर्दन दबोच ली थी किसने? लेखक हेडमास्टर ने। मुंशी जी कौन थे बताओ? मुंशी जी कौन थे? तो मुंशी जी मेरे भाई लेखक थे, तो मुंशी जी के गर्दन को पकड़ लिया था हेडमास्टर ने। तो जब आप पूरे चैप्टर पढ़ोगे तो लेखक ही लेखक बात करा गया है, और इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव देगा तो अच्छे से याद रखना कि लेखक ही मुंशी जी थे, तो लेखक का नाम मुंशी जी था, है ना। चलो, तो अच्छे तरीके से मेरे भाई अच्छे से आप समझ के सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, चलो अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे 6 नंबर का। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था, तो आपको बताना है। मुझे तो लगता है कि 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 25। ठीक है, चलो कितना सेर, तो 25 सेर यहाँ पर लिख लो, वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो 25 सेर अनाज मिलता था मेरे भाई। अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे जो कि 7 नंबर का सवाल है कि कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसे धमकाया। अरे छोटन लाल को। बताओ, छोटन लाल कौन थे? लेखक के पिताजी थे मेरे भाई। ठीक है, छोटन लाल कौन था? लेखक के पिताजी थे, जिसे जो पिताजी गए थे क्योंकि लड़का झाड़ू लगा रहा था तो देख लिए, तो हेडमास्टर से जाके पूछे तो हेडमास्टर ने उन्हें गाली देकर धमकाया था। याद रहेगा। चलो, हेडमास्टर जी का दूसरा सवाल क्या था? हेडमास्टर जी का दूसरा सवाल था मेरे भाई कि चूहड़े का है। क्या कहा था लड़के से? क्या तू चूहड़े का है? ठीक है, तो याद रख लेना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं जो कि 9 नंबर का सवाल है कि सूखी पुड़िया कब काम में आती थी। तो बरसात में काम आती थी मेरे भाई। बरसात के दिन में खाने में काम आती थी। सूखी पुड़िया को पानी में गीला करके नून मिर्चाई मरचाई दम लगा के और वो लोग खाते थे। इतनी गरीबी का सामना उन्होंने किया था। तो अच्छे से याद रखना कि सूखी पुड़िया कब काम में आती थी मेरे भाई? बरसात के दिन में काम आती थी। और अगला सवाल है कि सुखदेव त्यागी के पिता कौन थे। तो सुखदेव त्यागी के पिता सुरेंद्र सिंह थे। कौन था? सुखदेव, जो कि सुरेंद्र सिंह थे। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर मेरे भाई बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है तुम्हारा और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि शादी से कितने दिन पहले लेखक के माता पिता सुखदेव सिंह त्यागी के घर काम करने लगे थे। बताओ, शादी से कितने दिन पहले मेरे भाई? तो 10 से 12 दिन पहले से ही जाके काम कर रहे थे, क्योंकि ये लोग काम करते हैं तब इन लोगों को जूठा मिलता था, इसलिए चैप्टर का नाम जूठा है। काम किए तो फिर जूठा खाने को मिलता था जो बच गया, और उसी को ये लोग घर लाते थे और उसी को ये लोग क्या करते थे?
खाते थे। क्लियर है। अगला सवाल है तुम्हारा, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बन सकता है, ये बात कौन कहता है? हमारे घर में कोई भी ऐसा खाना नहीं बन सकता है, ये बात कहे थे सुरेंद्र सिंह। कौन कहा था? यह बात कहे थे सुरेंद्र सिंह। आपने 10 तक अभी तक कर लिया है, एक बार और वीडियोस लगा के चेकआउट कर लो कि आपको कितना याद हुआ मेरे भाई। चलो, किनकी बात को सुनकर लेखक के पत्नी खुश हुई थी? किनकी बात को सुनकर, है ना, लेखक की या लेखक की माँ की या सुरेंद्र सिंह की या मोहक सिंह की? चलो, तो 13 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? सुरेंद्र सिंह की, है ना। सुरेंद्र सिंह की बात को सुनकर लेखक की पत्नी जो थी वो खुश हो गई थी, क्योंकि खाना के साथ तारीफ किया था ना। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा 14 नंबर का मेरे भाई, कि खाल को निकालते ही उस पर क्या लगाना पड़ता है? तो खाल को जब आप निकालते हो ना, तो उस पर आपको नमक लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? नमक लगाना पड़ता है जब आप खाल को निकालते हो। खाल समझते हो? जानवर की खाल कोई लोग निकालते थे, इन लोगों का पैसा वही था। ठीक है। चलो, मरे हुए पशु की खाल किस बाज़ार में बेची जाती है? कहाँ? तो चमड़ा बाज़ार में। सिंपल है यार, सब्जी बाज़ार में थोड़ा ना जाकर चमड़ा को बेच दोगे, तो चमड़ा बाज़ार में ना खाल बेचोगे आप। क्लियर है। चलो, और अगला सवाल है तुम्हारा 16 नंबर का। देखो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का चैनल पे। ठीक है, जाके आराम से प्लेलिस्ट ले, सारे ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन कर सकते हो हिंदी का, है ना। तो भाई सारे कर सकते हो। लहरों की रचना किन की रचना है? लहरों की जो रचना है ना, वो किन की रचना है? तो वो मोहन राकेश की रचना है। किन की? मोहन राकेश की रचना है, जो कि क्या है? लहरों की रचना। ठीक है। और अगला सवाल है जो कि 17 नंबर का सवाल है, कि लेखक के बहन का क्या नाम था? तो लेखक के बहन का नाम बताना है, जो कि माया नाम था। लेखक के बहन का क्या नाम था? माया नाम था मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, जो कि 18 नंबर का सवाल है। दिन रात में कौन सा समास है? दिन रात, रात दिन, भाई बहन, है ना, पति पत्नी, ये सब तुम्हारा द्वंद्व समास के अंदर आता है। किसके अंदर में आता है? द्वंद्व समास के अंदर आता है। अच्छे से याद रख लेना। ठीक है ना। अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं। देखो, वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है? अस्तित्व। तुम्हारा वजूद है कुछ, यानी तुम्हारी अस्तित्व है। सुने हो ना, ये वर्ड तुम सुने होगे। तो वजूद का मतलब होता है, वजूद शब्द का मतलब होता है तुम्हारा अस्तित्व। क्या होता है? अस्तित्व। और अगला सवाल है तुम्हारा, कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते किसने देखा लिया था? तो उनके पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने स्कूल में झाड़ू लगाते हुए लेखक को देख लिया था। क्लियर है। सारी चीज़ें लाइन टू लाइन करा रहा हूँ बेहतर तरीके से। 30 गो ऑब्जेक्टिव है टोटल। ठीक है। अगला सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा पुरस्कार, हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि को इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था? परिवेश सम्मान मिला था, जयश्री सम्मान मिला था, कथाक्रम मिला था, भारत रत्न नहीं मिला था। तो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है, लेखक को परिवेश सम्मान कब मिला था? और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में काफ़ी बेहतर तरीके से कराया था कि लेखक को परिवेश सम्मान 1995 में मिला था। कब मिला था? 1995 में लेखक को मिला था परिवेश सम्मान। क्लियर है। चलो, अगला सवाल है तुम्हारा 23 नंबर का। 2004 में लेखक को कौन सा सम्मान मिला था? 2004 की बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो 2004 में उनको न्यू इंडिया बुक पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? न्यू इंडिया बुक पुरस्कार मिला था 2004 में। क्लियर है। अगला जो कि 24 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखो। जिंदगी शब्द का विशेषण क्या होगा? जिंदगी शब्द का विशेषण होता है जिंदगानी। क्या होता है? जिंदगानी। जिंदगी शब्द का विशेषण होता है जिंदगानी। और अगला सवाल है जो कि 25 है। छुरी पकड़ते ही किसके हाथ काँप रहे थे? तो लेखक के, क्योंकि पहली बार चमड़ी उतारने के लिए गए थे ना, तो लेखक के हाथ बहुत ही काँप रहे थे। ठीक है। और अगला सवाल है, चाचा ने खाल को किस में बांध दिया था? तो चादर में बांधा था। किस में? चादर में। खाल को निकालने के बाद जो खाल होता है ना जानवर का, तो उसे। और अगला सवाल है 27 नंबर का, जसवीर देहरादून किसके घर गए थे? जसवीर, है ना, याद रखना, जसवीर की बात कर रहा है तो मामा के घर गए थे। किसके घर? जसवीर किसके घर गए थे? मामा के घर गए थे, है ना। और अगले सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। अगला जो कि 28 नंबर का सवाल है, किसका बैल खेत में आते समय रास्ते में गिर पड़ा था? बैल। तो बैल जो था ना वो ब्रह्मदेव का था। किनका था? ब्रह्मदेव का था, जो कि गिर पड़ा था। क्लियर है।
चलो 29 नंबर का सवाल है, 10 से 11 मिनट में इसको ख़त्म कर दिया हम लोग। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में तुम्हारा अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव। यथासंभव अव्ययी भाव, याद हो गया होगा। और अगला सवाल है जो कि 30 नंबर का सवाल है कि सुरेंद्र सिंह की बुआ सुखदेव की क्या लगती थी? तो बुआ जो थी ना बेटी लगती थी, किसकी? सुखदेव की। सुरेंद्र की बुआ सुखदेव की बेटी लगती थी। क्लियर है ना मेरे भाई? अच्छे से जाना, क्योंकि सुरेंद्र के पिता सुखदेव थे। तो इस तरह से भी आप चीज़ें याद रख सकते हो। और टोटल ऑब्जेक्टिव हमने आज कराया और इसी तरह से सारे चैप्टर्स कराए हैं। तो एक चैप्टर देखने का मतलब आप 2324 चैप्टर देखोगे हिंदी में। क्लियर है? प्लेलिस्ट बना दिया है। सो बेस्ट ऑफ लक।